नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी चैप्टर नंबर 4 साइंस से डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होता है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट एक एग्जांपल लिया, जैसे क्रोमियम का 24 है। 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आवर्त संख्या 4 है, और यहाँ पे अंतिम में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश क्रम के आधार पर ब्लॉक डी है। तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से दूसरे कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। मतलब यहाँ से परिभाषा निकल के आई, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से दूसरे कोष के डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, क्या? NS1 D 1 to 10, क्योंकि इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और NS1S2। तो डी ब्लॉक को यस तथा पी ब्लॉक के बीच वर्ग 3 से 12 तथा आवर्त 4 से 7 के बीच रखा गया है। इनकी संख्या 40 है, जिन्हें 10-10 की 4 36 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं तथा दोनों मिलकर संयोजी कोश का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप ये परिवर्ती संयोजकता पर प्रदर्शित करते हैं। इनके गुणों में धात्विक से अधात्विक की तरफ क्रमिक परिवर्तन मिलता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल डी ब्लॉक का होता है। ट्रांजिशन मेटल बाह्य दो कोश अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। तो जिंक का एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिंक 30 में क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखा जाए तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। जिन तत्वों के बाहरी दो कोश अपूर्ण होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ZnHgCd में केवल बाह्य कोश अपूर्ण है, जबकि 3d10 4s2 ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं, सभी कोश पूर्ण रूप से भरे हैं। अतः इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता। किन किन तत्वों को नहीं कहा जा सकता? जिनके कोश पूरी तरह से भरे हैं। इस प्रकार सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व हैं, किंतु सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं हैं। अब यहाँ से डी ब्लॉक तत्व कितने हैं? 40 है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी चौथे आवर्त में है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी इन 5वें आवर्त में है। तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी है 6वें आवर्त में। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी 7वें आवर्त में। डी ब्लॉक तथा यस तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच में आते हैं तथा इन्हें वर्ग 3 से 12 व आवर्त 4 से 7 के बीच में रखा गया है। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण। डी ब्लॉक तत्वों में किसी एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता मिलती है। किसी एक आवर्त संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के गुणों में भी समानता देखने मिलती है। जैसे यहाँ पे आवर्त 4, साइंस टीचर वंदना कृपलानी मन फिकोनी क्यों झगड़ती हो 21 से लेकर 30। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। 5वें में यारो जोड़ी निभाओ मौत तक रुके रहे पड़ो आग में कूद, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से हम छठे आवर्त को भी याद कर लेंगे। एक्टिंग रफ़ी डूब गई सागर बाहर है हसमत ओसामा रोगी वहाँ पे जाओगे। तो इस प्रकार से सभी तत्व एक ही वर्ग में है, अतः इनके गुणों में समानता होती है। सभी तत्व एक ही संक्रमण श्रेणी में उपस्थित हैं, अतः इनके गुणों में भी समानता मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 1 से लेकर 10 NS2 है। 3D सीरीज चौथा आवर्त, 4D सीरीज 5वां आवर्त, 5D सीरीज 6वां आवर्त है, और 6D सीरीज 7वां आवर्त है। इस प्रकार से ये हमने आवर्त पढ़ लिए। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं 3D सीरीज को, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक आर्गन का होता है 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे तो हम ऐसे लिखें या आर्गन 19, उसके बाद हम ऐसे ऐड करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं आगे। धात्विक लक्षण। सभी संक्रमण तत्व धातु हैं। इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या के कारण प्रबल धात्विक बंध बनता है, जिससे इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इनका घनत्व भी अधिक होता है। ओस्मियम 22.6 ग्राम प्रति मोल, इरिडियम का ओसियम से थोड़ा अधिक होता है। इनमें सभी धात्विक लक्षण मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी तथा BCC, PCC, CCP आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती है, अतः धात्विक लक्षण घटता है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या यक्स ब्लॉक से छोटी तथा पी ब्लॉक से बड़ी होती है। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या प्रथम 5 तत्वों तक घटती है, उसके बाद लगभग समान बनी रहती है तथा अंत में पुनः बढ़ जाती है। 3D सीरीज, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक आदि। तो इसकी रेडियस क्या है यहाँ पे 164, 147, 134, 129, 126, 126, 125, 124, 128, 138। पहले घटी, फिर लगभग समान, फिर बढ़ गई, ऐसे यहाँ पे। ऐसे 4D सीरीज का है ये। TGT PGT में आया है, इंपॉर्टेंट है। तो या वाइट्रियम, जर्कोनियम, नोबिडियम, मॉलिब्डिनम, टेक्टिनियम, रूथियम, रोडियम और पैडेलियम, सिल्वर। तो इसमें सेम ऐसे है, इसको आप देख सकते हैं। तो दूसरे 4D तथा तीसरे 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में वाइट्रियम तथा लॉरेंसियम के बाद परमाणु त्रिज्या में समानता होती है, जिसका कारण लैंथेनाइट संकुचन है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। लैंथेनाइट संकुचन के कारण संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर प्रथम 5 तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। TGT में ये आया है कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर नाभिक में क्रमशः एक प्रोटॉन तथा संयोजी कोष के डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः बढ़ते जाते हैं, किंतु डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश तेजी से बढ़ता है। बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, परिणाम स्वरूप बाह्य कोष अंदर की तरफ खिंच जाता है तथा परमाणु त्रिज्या घट जाती है। संक्रमण श्रेणी के मध्य 5वें तत्व से आगे बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या समान बनी रहती है। रीजन इसका यही है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, जो नाभिकीय आकर्षण बल को लगभग निरस्त कर देता है तथा परमाणु त्रिज्या लगभग समान बनी रहती है। अब आगे इसका देखते हैं क्या है। किसी श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। रीजन इसका क्या है, ये क्वेश्चन था, किसी श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ जाती है। तो इसका रीजन है श्रेणी के अंत में उपस्थित तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, प्रतिकर्षण बल अधिक होता है अतः इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ विस्थापित होते हैं, परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। संक्रमण धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक यस ब्लॉक धातुओं से उच्च होते हैं, क्योंकि इनके संयोजी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तथा इनके द्वारा बना धात्विक बंध अधिक प्रबल होता है। प्रबल नाभिकीय आवेश गलनांक, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर से यहाँ पे दिखाया है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तक गलनांक बढ़ता है। 3D से बड़ा होगा 4D का, 4D से बड़ा होगा 5D का, 5D से बड़ा होगा 6D का। अब हम आते हैं रीजन, इसका क्या कारण हो सकता है। रीजन इसका ये है कि एक संक्रमण श्रेणी से दूसरी संक्रमण श्रेणी में जाने पर परमाणु भार बढ़ता है तथा गलनांक भी बढ़ता है। किसी श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर गलनांक क्रमशः बढ़ता है तथा क्रोमियम तक इसका मान अधिकतम होता है, उसके बाद घटता है। मैग्नीज का गलनांक क्रोमियम तथा फेरस दोनों से कम है, क्योंकि इसके संयोजी कोष के डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अधिक स्थायी उपकोष हैं,
अतः यह उपकोष धात्विक बंध निर्माण में भाग नहीं लेता। परिणाम स्वरूप यस उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन से बना धात्विक बंध कमजोर होता है तथा इसका गलनांक निम्न होता है। क्रोमियम के डी उपकोष में भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, किंतु इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है, जिससे डी उपकोष की ऊर्जा व अभिक्रियाशीलता अधिक होती है तथा सभी इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध निर्माण में भाग लेते हैं। जिंक, कैडमियम तथा Hg के गलनांक निम्न है। Hg कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस या 234 केल्विन होता है। रीजन इसका है कि जिंक 3d10 4s2, कैडमियम 4d10 5s2, मरकरी 5d10 6s2 पूर्ण रूप से भरा उपकोष धात्विक बंध में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो उसका पूरा उपकोष भरा है। अब अगला यहाँ पे देखते हैं, जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के संयोजी कोष का डी उपकोष पूर्ण भरा है, अतः यह धात्विक बंध निर्माण में भाग नहीं लेता। केवल यस उपकोष के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाते हैं। कमजोर धात्विक बंध के कारण उनके गलनांक कम होते हैं। मरकरी के उच्च परमाणु भार के कारण केवल 2 इलेक्ट्रॉन से बना धात्विक बंध भारी परमाणुओं को बांधकर ठोस अवस्था में बनाए रखने में सक्षम नहीं है, अतः मरकरी तरल अवस्था में पाया जाता है। परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व, किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर धातु परमाणु आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। ओस्मियम का घनत्व अधिकतम 22.6 ग्राम प्रति सीसी होता है। घनत्व का यथार्थ निर्धारण करने पर यह पता चलता है कि इरिडियम का घनत्व ओसियम से थोड़ा सा अधिक होता है। आयनन ऊर्जा, इनकी आयनन ऊर्जा यस ब्लॉक तत्वों से अधिक पी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती है तथा इसके बाद अनियमित क्रम हो जाता है। यही स्थिति 4D तथा 5D श्रेणी में भी होती है। क्रोमियम, कॉपर द्वितीय इलेक्ट्रॉन स्थायी डी उपकोष और आयनन ऊर्जा अधिक होती है। 5D सीरीज के तत्वों का आयनन ऊर्जा 3D तथा 4D से अधिक होती है, क्योंकि इनके यफ उपकोष में उपस्थित 14 इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव बहुत कम होता है। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि इनके प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है तथा बाह्य उपकोष पूर्ण भरा है। आयनन ऊर्जा Ie2 वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 3d3 4s2। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष से हाफ फिल्ड डी उपकोष से निकलता है। क्रोमियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा वैनेडियम तथा मैग्नीज से अधिक है। इसी प्रकार कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा निकिल तथा जिंक से अधिक है, क्योंकि क्रोमियम तथा कॉपर में द्वितीय इलेक्ट्रॉन के स्थायी डी उपकोष से निकलते हैं। निकिल, कॉपर, जिंक। मैग्नीज की तीसरी आयनन ऊर्जा थर्ड Ie बहुत अधिक होती है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर के स्थायी डी उपकोष से निकलता है। Fe की तृतीय आयनन ऊर्जा कम होती है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन अधिक डी उपकोष से निकलता है। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु ही बंध बनाने की क्षमता है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मान कभी भी दशमलव में अथवा ऋणात्मक नहीं होता। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्य 2 कोष अपूर्ण होते हैं तथा दोनों मिलकर संयोजी कोष का निर्माण करते हैं। जिंक तथा कैडमियम की अपरिवर्ती संयोजकता 2 होती है। किसी श्रेणी में जैसे जैसे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे संयोजकता बढ़ती जाती है। 3D श्रेणी में अधिकतम संयोजकता Mn की 7 होती है तथा इससे आगे बढ़ने पर क्रमशः घटती है तथा जिंक की न्यूनतम संयोजकता 2 है। मैग्नीज की यहाँ पे दिखाया गया है माइनस, ये पूरी चीज़ दिखाई गई है। किसी यौगिक के प्रत्येक परमाणु पर जो आवेश होता है उसे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। किसी श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर
ऑक्सीकरण अवस्था पहले बढ़ती है फिर क्रमशः घटती है। टीजीटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या मैंगनीज की होती है। 3D सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम, ये पूरा आपको देखा है कि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम कितना है, +7 तक है। इसके बाद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कॉपर में मिलती है। स्कैंडियम को छोड़कर सभी तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अतः +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 4D तथा 5D सीरीज में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है। 4D सीरीज रूथियम +8, 5D सीरीज ओसियम +8 डिनोट करता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था 1, 2, 3 में संक्रमण तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य तथा ऋणात्मक होती है। कॉपर हाइड्राइड, निकिल कोबाल्ट हाइड्राइड। उत्प्रेरण गुण, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, अधिकतम संक्रमण मृदा धातुएं अधिकतम संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक का काम करती हैं क्योंकि इनके संयोजी कोष के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी परिवर्ती संयोजकता होती है तथा आयनन ऊर्जा बहुत नहीं होती। एग्जाम्पल, वैनेडियम B2O5 संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। कोबाल्ट थोरियम गैसोलीन के निर्माण में, पेट्रोलियम के निर्माण में। निकिल बारीक चूर्ण वनस्पति घी के निर्माण में। प्लेटिनम ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड के निर्माण में। फेरस हैबर विधि द्वारा NH3 निर्माण में। उत्प्रेरक गुण की व्याख्या, अभिकारक गैसें उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होती हैं जिससे सतह पर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणु अधिशोषित होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसकी सक्रिय ऊर्जा कम होती है, अतः उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। रंगीन आयन, अधिकतम संक्रमण तत्व चाहे आयनिक यौगिक के रूप में हो या सहसंयोजक के रूप में हो, ठोस अवस्था विलियम सभी अवस्था में रंगीन होते हैं। MD5, जब इनसे ऋणात्मक या ध्रुवीय तत्व जुड़ते हैं तो ऑर्बिटल 2 ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है। सभी 5 ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान है, अतः 5-फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल है। संक्रमण तत्वों का रंग इलेक्ट्रॉन का एक d ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा स्तर से दूसरे d ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण से उत्पन्न होता है जिसे dd स्थानांतरण कहते हैं। dd ट्रांजिशन उन्हीं संक्रमण तत्वों में संभव है जिनमें इनकम्प्लीट डी उपकोष होते हैं, अर्थात जिन तत्वों के डी उपकोष रिक्त हैं अथवा जिनके डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं वे रंगहीन होते हैं। D0 या D10 dd स्थानांतरण संभव नहीं है, अतः ऐसे तत्व रंगहीन होते हैं। D1 D9 dd स्थानांतरण संभव है, अतः ऐसे तत्व रंगीन होते हैं। Cu+2 साल्ट कॉपर सल्फेट नीले रंग के होते हैं क्योंकि Cu+2 लाल रंग को अवशोषित करता है। टाइटेनियम पर्पल रंग क्योंकि यह पीले रंग को अवशोषित करता है। स्कैंडियम और टाइटेनियम रंगहीन होते हैं। तो ये इनके कलर हैं। 3D पर्पल, 3D1 पर्पल, 3D2 ग्रीन। यहाँ पे इनके कलर दिए हैं। Mn मैग्नीज का पिंक है, कोबाल्ट का पिंक है, तो ये कलर है इनके। KMnO4 ये पिंक कलर का ये भी है। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। इसके D उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी यह रंगीन होता है। KMnO4 का रंग चार्ज ट्रांसफ़र के कारण होता है। जब संक्रमण तत्व उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब ऋणायन के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन धनायन के डी उपकोष में आते हैं तथा पुनः वापस जाते हैं। इस परिघटना को चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं जिससे विकिरण ऊर्जा का अवशोषण होता है।
चार्ज ट्रांसफ़र, पीले रंग के प्रकाश का अवशोषण है, लाल व नीले रंग बाहर निकलता है, केमोनोफोर का रंग पर्पल होता है। चुंबकीय गुण, पैरामैग्नेटिक, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, इनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है। डाई मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, इनके पास सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, प्रबल चुंबकीय होते हैं। फेरोमैग्नेटिक इज अ एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करते हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, जिनके कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है स्पिन मोशन के लिए, और यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन है मैग्नेटिक फील्ड। संक्रमण तत्वों के यौगिकों में इनका डी उपकोष ही बाह्य उपकोष होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन को उनसे जुड़े ऋणायन रोक देते हैं। अतः संक्रमण तत्वों के यौगिकों में बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन केवल स्पिन मोशन करते हैं, अतः इनका चुंबकत्व केवल स्पिन मोशन के आधार पर किया जाता है। म्यूएस रूट n+1 Bm, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Bm बोहर मैग्नेटिज्म है, EH 4πmc है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकर यौगिकों का निर्माण। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट और आगे संकर यौगिक कैसे बनेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे KuFeCN6 संक्रमण तत्व संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है, संयोजी कोष में उचित ऊर्जा वाले पर्याप्त संख्या में रिक्त कक्षक होते हैं। इंटरेस्टियल कंपाउंड HBC, ये सारे क्या हैं, छोटे आकार के परमाणु हैं, धातु क्रिस्टल है। इंटरसियल कंपाउंड में धातु के परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उनमें छोटे तत्वों के परमाणु दबे रहते हैं। धातु के परमाणु तथा उनके बीच में धंसे अन्य तत्वों के परमाणु के बीच कोई न तो शुद्ध सहसंयोजक और न ही शुद्ध आयनिक बंध होता है। एग्जाम्पल TiH, TiH2, Mn4n, Fe3H आदि। इंटरेस्टियल कंपाउंड नॉन स्टोमेरिक यौगिक होते हैं। इंटरेस्टियल कंपाउंड के गुण, ये यौगिक बहुत कठोर तथा दृढ़ होते हैं। स्टील, Fe, कॉपर का इंटरेस्टियल कंपाउंड है, जिसकी कठोरता लोहे से अधिक होती है। इनके गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से उच्च होते हैं। इनकी विद्युत चालकता शुद्ध धातु जैसी ही होती है। इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम होती है। एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं से बने ठोस समांगी विलयन होते हैं। जिन संक्रमण धातुओं के परमाणुओं के आकार में 15% या उससे कम का अंतर होता है, वे क्रिस्टल में एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर सकते हैं तथा इस प्रकार से समांगी विलयन मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरसियल सॉलिड स्टील, टंगस्टन है, कार्बाइड है या स्टील है। आयरन Fe, ये भूपर्वटी में एल्युमिनियम के बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु Fe है। O2 Si तथा एल्युमिनियम के बाद चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व 8वें वर्ग तथा चौथे आवर्त में होता है। Fe26, आर्गन 5d6 4s2, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2+3 होती है। अकरेंस, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में मुक्त या शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता। अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 रेड ऑक्साइड निर्जल आयरन ऑक्सीडाइड है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो पिग आयरन या कॉस्ट आयरन, ढलवा लोहा इसी को कहते हैं। ढलवा लोहा व्यावसायिक आयरन का सबसे अशुद्ध रूप है। इसमें होता है 2.5 से 5% कार्बन होता है, 10.5 से 2% मैग्नीज होता है और 1.0 से 2.0 तक सिलिकॉन होता है। 0.05 से लेकर 1.0 तक सल्फर होता है और 0.05 से 2.0 तक फास्फोरस होता है। अशुद्धियों की मात्रा
अधिक होने के कारण ढलवा लोहा क्षणभंगुर होता है, अतः पीट कर इसकी आकृति को बदला नहीं जा सकता है। ये फिर टूट जाता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है। पिटवा लोहा, व्यावसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। इसमें 0.25% कार्बन व अति अल्प मात्रा में सिलिका व फास्फोरस होता है। कार्बन की कुछ मात्रा ग्रेफाइट के रूप में C6N तथा कुछ कार्बन सेमेंटाइट के रूप में Fe3C रहता है। राउंड और रफ आयरन डक्टाइल होता है तथा इसे पीटकर इसकी आकृति बदली जा सकती है। स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा ढलवा तथा पिटवा लोहे के बीच 0.1 से लेकर 1.5% की होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा घटाने पर इसकी तन्यता घटती है तथा इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक्सकर्शन ऑफ आयरन, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। Fe2O3 अयस्क, इसको क्रस्ट बोलते हैं। अशुद्धियों को ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा अलग करते हैं। निस्तापन, भर्जन, अपचयन, शोधन Fe का होता है। तो निस्तापन, सांद्रित अयस्क को रिवर्टिबिलिटी फर्नेस परिवर्तनी भट्टी में वायु की सीमित आपूर्ति के साथ उच्च ताप तक गर्म करते हैं। निम्न परिवर्तन होते हैं, सभी निकल जाती है, सल्फर, सभी अशुद्धियाँ निकल जाती है। सल्फर, फास्फोरस तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है, जैसे S8 + 8O2 गिब्स 8SO2, और ये इसका एग्जाम्पल है। 4As + 5O2 2As2O5 आर्सेनिक ऑक्साइड बनाएगा, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड। Fe2O3 का फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे लोहे का स्लैग के रूप में क्षति नहीं होती। Fe4FeO + O2 गिब्स 2Fe2O3 फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। अयस्क छिद्र युक्त हो जाता है, जिससे उसका लोहे में अपचयन सरल हो जाता है। प्रगलन, निस्तापित अयस्क को कार्बन पाउडर के साथ वात्या भट्टी में अपचयित करते हैं। वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। जोन ऑफ कंबंशन, भट्टी का निचला हिस्सा तापमान 1800 केल्विन तक रहता है। अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। कोक जलाकर CO2 बनाता है। C + O2 गिव्स CO2 ΔH -393.3 kJ/mol। अब इसमें जोन ऑफ हीट ऑब्जॉर्प्शन, उष्मा अवशोषण क्षेत्र, भट्टी का मध्य हिस्सा, तापमान 1300 केल्विन, CO2 का CO में अपचयन, CO2 + C गिव्स 2CO, ΔH +163.2 kJ/mol। अभिक्रिया उष्माशोषी है, TGT में आया है। जोन ऑफ रिडक्शन, अपचयन क्षेत्र, भट्टी का ऊपरी क्षेत्र, तापमान 700 से 900 केल्विन, Fe2O3 FeO का Fe में अपचयन होता है। ये उसके बाद Fe2O3 व FeO का Fe में अपचयन COO कोबाल्ट के द्वारा होता है, जो कि अपचायक है। Fe2O3 + 3CO ये बना लेगा आपका 2Fe + 3CO2 2FeO + CO गिव्स Fe + CO2। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, अयस्क में उपस्थित सिलिका ऑक्साइड की अशुद्धियों को कैल्शियम सिलिकेट के रूप में बाहर निकाला जाता है, जिसे स्लैग कहते हैं। CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, जिसे हम बरी चूना कहते हैं, और क्विक लाइम की सहायता से इसका फ्लेक्स का कार्य करता है। कैल्शियम ऑक्साइड फ्लेक्स प्लस SiO2 अशुद्धियों के रूप में रहता है, तो ये कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना लेता है, जो कि इनफ्यूजेबल होता है, पिघले लोहे के ऊपर तैरता रहता है, छानकर बाहर करते हैं। जोन ऑफ फ्यूजन, भट्टी का निचला क्षेत्र, तापमान 1700 केल्विन तक रहेगा। यहाँ से पिघले लोहे को निकालकर छोटे छोटे ब्लॉक में ढाल देते हैं, जिससे आकृति पिग की तरह होती है, अतः इसे ढलवा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है। ये इसका डायग्राम है। यह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है। प्रिपरेशन ऑफ राउट आयरन, पिटवा लोहा व्यावसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें 0.1 से 0.05% तक कार्बन होता है। पिटवा लोहे का निर्माण ढलवा लोहे
को हेमेटाइट के साथ गर्म करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन, सल्फर तथा सिलिकेट की अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। C+O2 CO2, S+O2 SO2, Si+O2 SiO2 और 4P+5O2 गिव्स 2P2O5। CO2 प्लस SO2 बाहर निकल जाते हैं, जबकि मैग्नीज व Si के ऑक्साइड क्रिया करके स्लैग बनाते हैं। MnO प्लस SiO2 गिव्स MnSiO3 मैग्नीज सिलिकेट स्लैग। 2Fe2O3 प्लस 2P2O5 2 गिव्स 4FePO4 फेरिक फास्फोरस स्लैग। अब यहाँ पे आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील का निर्माण कास्ट आयरन से निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। बेसिमर प्रक्रम, ओपन हर्थ प्रक्रम, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, कार्बन की मात्रा के आधार पर मिल्ड स्टील, इस स्टील में कार्बन की परसेंट मात्रा सबसे कम होती है, 0.1 से 0.25% तक होती है। इससे तार तथा चादर बनाए जाते हैं। मीडियम स्टील 0.25 से 0.50 कार्बन होता है। रेल, पहिया, भवन आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड स्टील 0.5 से 1.5% तक कार्बन होता है। मशीनरी पार्ट के निर्माण में उपयोग होता है। यह बहुत कठोर होता है। हीट ट्रीटमेंट के आधार पर क्वेंचिंग और हार्डिंग स्टील को रक्त तप्त गर्म करते हैं 1123 केल्विन और उसके बाद ठंडे पानी में डाल देते हैं। इस आधार पर स्टील से कठोरता तथा क्षणभंगुरता आ जाती है। टेम्परिंग, क्वेंच्ड स्टील को 503 से 573 केल्विन तक गर्म करके पुनः धीरे धीरे ठंडा कर लिया जाता है। इस उपचार से स्टील की कठोरता बनी रहती है, किंतु उसकी क्षणभंगुरता कम हो जाती है। एनेलिंग, स्टील को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे स्टील सॉफ्ट हो जाता है। अब टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एलॉय स्टील किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो जिस स्टील में कार्बन के अलावा अन्य धातुएं मिली रहती हैं उन्हें एलॉय स्टील कहते हैं। स्टील में विशेष गुण प्राप्त करने के लिए अन्य धातुएं मिलाई जाती है, जैसे स्टेनलेस स्टील। इसमें फेरस होता है 73%, मुख्य घटक होता है क्रोमियम 18%, निकिल होता है 8% और कार्बन होता है शेष जो भी बचता है। अब ये होता है जंगरोधी बर्तन, चाकू आदि के निर्माण में इसी स्टील का यूज होता है। मैग्नीज स्टील Fe 86% होता है, मैग्नीज 13% होता है, कार्बन शेष मात्रा में रहता है, बहुत कठोर होता है। रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर, मेकिंग रॉक ड्रिल एंड अदर हाई स्पीड मशीनरी। टंगस्टन स्टील Fe 94% और टंगस्टन 5% कार्बन शेष होता है। रिटेन हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर फॉर मेकिंग हाई स्पीड कटिंग टूल्स। इनवर तो Fe 64%, निकिल 36%। इसका उसमें प्रसार नहीं होता आता। इसका उपयोग घड़ी, मोटर, स्केल, पेंडुलम, रॉड आदि के निर्माण में किया जाता है। निकिल स्टील Fe 98 से 96% होता है, निकिल इसमें 2 से 4% होता है। जंग रोधी, कठोर तथा इलास्टिक होता है। इसका उपयोग वायर, केबल, गियर, ड्राइव शाफ्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। प्राइमरली Fe इसमें होता है 21%, निकिल होता है 78%, कार्बन होता है शेष। विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय लक्षण आ जाता है। विद्युत क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय लक्षण खत्म हो जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओशन केबल, घंटी आदि के निर्माण में किया जाता है। क्रोम स्टील Fe 98 से 96%, क्रोमियम 2 से 4%। इसकी तन्यता सामर्थ्य अधिक होती है। एक्सिस, बॉल बियरिंग, कटिंग टूल्स आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं एल्निका। इसमें फेरस होता है 60%, निकिल होता है 20%, कोबाल्ट होता है 8%, एल्युमिनियम होता है 12%। हाईली मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कॉपर इसमें टीजीटी में आया हुआ है। कॉपर सिल्वर तथा औरम मतलब कि गोल्ड को मृदा धातुएं कहते हैं। मुद्रा धातुएं कहते हैं, मृदा नहीं, मुद्रा धातुएं कहते हैं। किसको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को मुद्रा धातुएं कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में इनसे ही सिक्के बनाए जाते थे।
तो कॉपर 3D10 4s1, आवर्त इसका 4 और वर्ग 11 है। 3D4s उपकोषों के ऊर्जा स्तर का अंतर कम होने के कारण यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। अक्रेंस कॉपर अपने मूल स्वरूप तथा यौगिक दोनों में पाया जाता है। मुख्य अयस्क इसका कॉपर ग्लांस Cu2s है। कॉपर पायराइट मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है, CuFeS2। मेल्काइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, CaOH का होल ट्वाइस। और कॉपर रूबी कॉपर Cu2O है। एजोराइट CuOH का होल ट्वाइस इंटू 2CuCO3 है। निष्कर्षण कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइट अयस्क से किया जाता है। अयस्क का सांद्रण कॉपर फेरस सल्फाइड अयस्क है। इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका डायग्राम ये है और इसमें चीड़ का तेल पड़ता है, अयस्क के कणों को भिगोता है और झाग बनाता है। फेन प्लवन विधि में एक बड़े टैंक में पानी तथा चीड़ के तेल को मिश्रण को रख कर उसमें सल्फाइड अयस्क को घोल देते हैं। चीड़ का तेल अयस्क के कणों को भिगोता है तथा पानी की अशुद्धियों को कणों को भिगोता है। इस प्रकार सल्फाइड अयस्क चीड़ के तेल में चले जाते हैं तथा अशुद्धियां पानी में घुल जाती हैं। विलयन में तीव्र वायु प्रवाहित करने पर चीड़ का तेल झाग के रूप में ऊपर आ जाता है तथा अपने साथ अयस्क के कणों को बाहर निकाल लेता है, जबकि अशुद्धियां पानी में बैठ जाती हैं। भर्जन रोस्टिंग सांद्रित अयस्क की वायु की पर्याप्त मात्रा में परावर्तनीय भट्ठी में तीव्र गर्म करते हैं, जिससे अवाष्पशील अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं तथा सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे हरी लकड़ी के ठंडे से अपचयित करके शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। S+O2 SO2 4P + 5O2 P4O10 4As + 3O2 2As2O3 4Sb + 3O2 gives 2Sb2O3 2CuFeS2 + O2 2Cu2s + 2Fes + SO2 2Cu2s + 3O2 gives 2Cu2O + 2SO2 2Fes + 3O2 2Fe3O3 + 2SO2। भर्जन से प्राप्त कॉपर ऑक्साइड को बड़े टैंक में रखकर हरी लकड़ी के डंडे द्वारा अपचयित करते हैं। गर्म Cu2O में हरी लकड़ी डालने पर लकड़ी से हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, जो Cu2O का Cu में अपचयन कर देते हैं और इस प्रकार से लगभग 98% सांद्रता प्राप्त कॉपर प्राप्त हो जाता है। नोट हाइड्राइड फेरिक क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है क्या, FeCl3.6H2O + 6SOCl2। गर्म करने पर FeCl3 + 6SO2 + 12HCl बन जाता है। टेस्ट फॉर फेरिक एंड फेरस आयन फेरिक क्लोराइड + पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इससे बनेगा फेरिक फेरोसाइनाइड और इससे पर्सियन ब्लू बनेगा। ये तीव्र नीला होता है। 4 FeCl3 3K FeCN6 तो ये बनाएगा Fe4 FeCN6 के होल थ्राइस + 12 किलो कैलोरी एनर्जी निकल जाएगी। FeCl3 + कॉपर फेरस साइनाइड 6 तो ये बन जाएगा K फेरस साइनाइड 6 + 3KCl। फेरस साल्ट पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके फेरोसाइनाइड बनाता है, किंतु कुछ फेरस आयन फेरोसाइनाइड को फेरिक साइनाइड में अपचयित कर देते हैं, जिससे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का नीला रंग हल्का हो जाता है, जिसे टर्न ब्लू कहते हैं। Fe+2 FeCN6 3 - Fe + 3 + FeCN6 4 बनाता है। तो यहाँ से 4 Fe+3 + FeCN6 4 तो फेरिक आयन फेरस साइनाइड बनाता है, फेरोसाइनाइड और इंटेंस ब्लू बनाता है। यद्यपि पर्सियन ब्लू तथा टर्न ब्लू का संगठन एक समान होता है, किंतु टर्न ब्लू का रंग हल्का होता है, क्योंकि टर्न ब्लू में तीव्र नीले रंग वाले पोटेशियम फेरिक
फेरोसाइनाइड के साथ सफ़ेद रंग वाले पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी मिला रहता है। पर्शियन ब्लू KFeCN6 पोटेशियम फेरिक फेरोसाइनाइड होता है और ये टर्न ब्लू ऐसे होता है। तो यहाँ पे फेरिक आयन पोटेशियम थायोसाइनाइड से क्रिया करके फेरोथायोसाइनाइड का निर्माण करता है जो खून जैसा लाल होता है। FeCl3 + 3KCN गिब्स FeCN का होल थ्राइस + 3KCl होगा। तो फेरिक क्लोराइड पोटेशियम थायोसाइनाइड फेरिक थायोसाइनाइड ब्लड रेड कलर बनाएगा। तो फेरिक साइनाइड Fe(I3) वेरी अनस्टेबल डज नॉट एग्जिस्ट है बिकॉज I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस फेरिक आयन इनटू फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। 2Fe(I3) गिव्स 2FeIZ + I2 में होता है। तो FeCl3 गिव्स स्टेबल बिकॉज क्लोरीन इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। CuCl2 4 2- स्टेबल एग्जिस्ट होता है। CuI4 2- अनस्टेबल डज नॉट एग्जिस्ट होता है। आयोडाइज आयन की तरह साइनाइड आयन भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा अपचायक का काम करते हैं। 2Cu + 2Cn- गिव्स 2Cu + Cn2 छद्म हैलोजन, इसी को स्यूडो हैलोजन भी कहा जाता है। रेवेंसन ग्रीन ZNO को कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर कोबाल्ट जिंकेट नामक हरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है जिसे रेनमन ग्रीन कहते हैं। 2CuNO3 का होल ट्वाइस डेल्टा 2CO + 2NO2 + O2 ये कोबाल्ट नाइट्रेट और ये कोबाल्ट ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कोबाल्ट जिंक ऑक्साइड, हरे रंग का होता है, इसी को बोलते हैं राइमन ग्रीन। लिथोपोन जिंक सल्फाइड बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपोन कहते हैं तथा सफ़ेद पेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक अयस्क जिंक ब्लेंड ZnS ZnCO3 ZnO Zn2 SiO4 कहा जाता है। सल्फाइड R फेन प्लोन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। सांद्रित अयस्क का भर्जन ZnO के द्वारा किया जाता है। कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिश्रित करते हैं। प्रोड्यूसर गैस से 1673 केल्विन तक गर्म करते हैं और शुद्ध जिंक वाष्पित होता है। संघनित करके विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन करते हैं। सिल्वर अयस्क अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लैंस Ag2S और पायराइट या रूबी सिल्वर Ag3SbS3 रायोसाइट Ag3AsS3 इम्पॉर्टेंट है। हार्न सिल्वर AgCl। सिल्वर का निष्कर्षण साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है जिसमें सिल्वर साइनाइड से सिल्वर आयन को जिंक आयन द्वारा विस्थापित किया जाता है। धातु अयस्क यानी CN विलयन द्वारा निस्तापन करते हैं। सिल्वर साइनाइड AgCN2 प्राप्त होता है। फिर जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। जिंक साइनाइड 4 2- + 2Ag अवक्षेप सुखा लेते हैं और ये बन जाता है फ्लस्क में। लेड और जिंक की अशुद्धियाँ बाहर आती हैं और शुद्ध सिल्वर हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं मरकरी उपलब्धता अबाउट 10⁻⁵% से लेकर पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर इन सिनाबार HgS को हम सिनाबार कहते हैं। हाइड्रो मरकरी सल्फाइड अयस्क धातु के वायु के साथ 773 केल्विन के ऊपर भर्जन करते हैं। Hg वाष्प संघनित कर लेते हैं। अयस्क प्लस बरी चूना गर्म करते हैं तो Hg निम्न दाब पर आसवन द्वारा शोधन करते हैं।
मैट में मुख्यतः होता है Cu2S प्लस FeS फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है। कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। गैसीय विश्लेषण में क्यूप्रस क्लोराइड का उपयोग करके इसका अवशोषण करने के लिए होता है CO। फफोलेदार तांबा किसे कहते हैं? कॉपर को कहते हैं जिसमें 2% अशुद्धि होती है। ये क्वेश्चन आंसर हम आ गए हैं। गैसीय विश्लेषण में क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग करके अवशोषण करने के लिए होता है कोबाल्ट। कॉपर जिंक से बनता है ब्रॉस पीतल और गन मेटल। जर्मन सिल्वर CuNiZn होता है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया।